प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान क्रिकेट में रोज़ बरोज़ तब्दीलियां होती जा रही हैं। हेड कोच मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के बाद अब वसीम खान ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और लग यूँ ही रहा है कि रमीज़ राजा जो हैं चेयरमैन पीसीबी जो बनकर आए हैं, एक ताकतवर चेयरमैन होंगे और अपनी टीम जो है वो साथ बनाएंगे। वो हमने देखा कि आकिब जावेद और मोइन खान भी उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है और सुनने में ये भी आ रहा है कि आकिब जावेद से उन्होंने मुलाकात की है, 1-on-1 और क्रिकेट के मामलात पर जो है बातचीत की है। एक डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा भी तख्लीक किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब देखना है कि वो एक बड़ा ओहदा होगा, किसको मिलता है। तो नेशनल T20 भी लाहौर में रावलपिंडी में जारी है, वहाँ भी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बाबर आजम ने आज सेंचुरी स्कोर की। इन सब पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम और मुनीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में नादिर बलोच हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि बॉक्सर हैं। अभी सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल क्रिकेट पर हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रज़ा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अबू बकर बिलाल की जानिब, जहाँ कोयटा में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो जारी है। और हैरानकुन बात ये कि नेशनल T20 जो कि लाइव आ रहा है उससे ज़्यादा शायकीन जो है वहाँ कोयटा के स्टेडियम में मौजूद है। खचाखच ग्राउंड भरा हुआ है। अबू बकर हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। अबू बकर, देखिए इमरान, वैसे तो पाकिस्तान के गली कुचों में और हर शहर के अंदर तकरीबन क्रिकेट एक मकबूल तरीन खेल तस्वर किया जाता है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइम स्पोर्ट्स हैं वो फुटबॉल कंसीडर किया जाता है। बिसाइड ऑफ दैट कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल के जो फेडरेशन हैं उसके अंदर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इन प्लेयर्स की सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो आज मैं इधर अयूब स्टेडियम के अंदर मौजूद एक समा देख रहा हूँ फाइनल मैच का, जो कि एक ऑल पाकिस्तान क्लब्स के दरमियान गोल्ड कप जो हुआ उसका फाइनल खेला जा रहा है। लोगों का एक समंदर है जो कि इस वक्त स्टेडियम के अंदर पहुँच चुका है। अयूब स्टेडियम के अंदर हालांकि यहाँ पर जो एक मखसूस जगह है बैठने की, वहाँ पर तो लोग पूरे हो ही चुके हैं, साथ साथ दीवारें बन चुकी हैं, लोग जंगलों के पास यहाँ पर हमें बैठने को दिखाई दे रहे हैं। कि कहने की कोशिश कि जहाँ पर जिसको जगह मिल रही है ग्राउंड के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल रही है, वो शख्स कहीं पर भी बैठ के देखने पर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और जोशो खरोश आप इनका देख सकते हैं। दो जो क्लब हैं इस वक्त, मुस्लिम चमन क्लब के साथ जो मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है हज़ारा डायमंड्स क्लब्स के दरमियान। ये दो क्लब हैं जो कि एक बड़े इवेंट के बाद उभर के सामने आए हैं। अगर ओवरऑल बात करें, सिर्फ कोयटा शहर के 100 क्लब इस चैम्पियनशिप के अंदर शरीक थे। ओवरऑल बात करें पाकिस्तान की तो तकरीबन 200 के करीब क्लब जो हैं वो उस चैम्पियनशिप के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर शरीक हुए। जी इमरान, बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह शायकीन स्टेडियम में फ़ुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं। इतने तो रावलपिंडी में जो कि एक बड़ा शहर है आपका, क्रिकेट में भी नहीं है। रज़ा, कैसा देखते हैं? हमने शायकीन की तादाद भी 25 से 50% कर दी, लेकिन हमें एक मैसेज देना था जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ नहीं है, उसके बाद वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था। लेकिन तमाशाइयों से खाली है ग्राउंड। क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह है? हालांकि प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, 50, 100, 150 इस तरह के प्राइस थे। तो क्या वजह समझते हैं कि शायकीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खींच नहीं पाया इस टूर्नामेंट में? बिल्कुल, देखें अगर इसको और नेशनल T20 को कंपेयर करा जाए तो देखें कोयटा में इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत कम देखने में आती हैं। एक तो ये बड़ी वजह है मेरे ख़्याल से कि क्राउड वहाँ पे आता है जब भी इस तरीके के इवेंट होते हैं। और दूसरा, जैसे आपने बोला, प्राइस तो ज़रूर कम थे, मिनिमम टिकट 50 रुपये का था, लेकिन एक पैगाम देना था। तो मेरे ख़्याल से कुछ अगर पूरा नहीं कर सकता था पीसीबी, मेरे ख़्याल से कुछ फ्री रखने चाहिए थे। जो स्पॉन्सर्स वगैरह हैं उनको इंगेज करना चाहिए था कि वो क्राउड को लेके आएँ, स्कूल्स, कॉलेजेस, इस टाइप की कोई एक्टिविटी करनी चाहिए थी ताकि ग्राउंड में तमाशाई नज़र आते। क्योंकि देखें कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट ले लें, फुटबॉल ले लें या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसकी स्पोर्ट्स की जान जो आती है ना वो क्राउड से आती है। वो जो हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, वो उसमें चार चांद लगाता है क्राउड। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को अगर शुरू में अगर नहीं आ रहा था तो अभी देखें जब 50% बढ़ाया पीसीबी ने, तो कुछ इस तरीके का भी इक़दाम करना चाहिए था। कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी कंपनी के साथ मायदा करते हैं, वो कंपनी क्राउड को लेके आती स्टेडियम में, तो एक अच्छा तासुर जाता। अच्छा, एक पहलू ये भी है कि ये जो टूर्नामेंट्स हमारे होते हैं जो लाइव ख़ास तौर पे डोमेस्टिक के जो टीवी पर आ रहे होते हैं, ये कराची, लाहौर, पिंडी या मुल्तान वगैरह में ही होते हैं। हम ऑप्शन रखते नहीं हैं छोटे शहरों का, जो कि
इस तरह की एक्टिविटी के लिए जो काफ़ी अरसे से तरस रहे हैं, हम तो ये कहेंगे। और जो भी कोई छोटा टूर्नामेंट होता है, भरपूर हमें, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो, भरपूर अंदाज में हमें क्राउड नज़र आता है। और बलूचिस्तान में अच्छी बातें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जाम कमाल साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में शुरू कराई हैं। तो देखना चाहिए हमें कि पेशावर की तरफ भी जाना चाहिए, कोयटा की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक है। यहाँ पे तो बड़े शहरों में बहुत टूर्नामेंट हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, पहले टूर्नामेंट हुए हैं नेशनल T20 फैसलाबाद में, जब हुआ करता था, अच्छा खासा क्राउड आता था वहाँ पे। मुल्तान में, मुल्तान का क्राउड भी बहुत मशहूर है। जिस तरीके से PSL में जब हुआ था तो अच्छा खासा क्राउड आया था। लेकिन अभी मेरे ख्याल से शायद कोविड की एक वजह होगी, वो जो बायो बबल क्रिएट करना था, शायद इस वजह से जो बड़े शहर हैं उनका इंतखाब किया गया। और पिंडी में तो मेरे ख्याल से अभी ये मुल्तान में होना था, इसको शिफ्ट किया गया वहाँ से पिंडी में, क्योंकि एक वहाँ पे न्यूजीलैंड से सीरीज़ होनी थी, सारा इक्विपमेंट वहाँ पे था, सारे इंतजाम मुकम्मल थे। तो मेरे ख्याल से ये वहाँ पे शिफ्ट किया गया। दूसरा पार्ट इसका लाहौर में होना है। लेकिन आपकी बात सही है, छोटे शहरों में का भी रुख करना चाहिए, उनका भी हक है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा क्राउड वहीं पर आएगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ इस तरीके की कम होती हैं। अच्छा नज़र, नेशनल T20 के मुकाबले भी जारी हैं और सिंध की टीम बड़े एक अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही है। शर्जील खान भी अच्छा खेल रहे हैं और सरफराज धानी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। मुसलसल तीसरी फतह जो है वो उन्होंने हासिल की है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद नेशनल T20 पे डिस्कशन करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी और चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल T20, वसीम खान और आकिब जावेद की जो रमीज़ राजा से मुलाकात हुई है, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। मुनीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में रमीज़ राजा के आने के बाद जो तब्दीलियां आई हैं, एक के बाद एक इस्तीफ़ा जो है वो अब सामने आ रहा है। अब सिर्फ चीफ सेलेक्टर ही मेरे ख्याल बाकी रह गए हैं पुराने, बाकी तो अब नए लोग ही आएंगे। मुनीर साहब, कैसा देखते हैं रमीज़ राजा के आते ही, और वर्ल्ड कप अगले महीने है और तब्दीलियों पे तब्दीलियाँ, हेड कोच तब्दील, वकार यूनुस तब्दील और अब MD और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जो है वो भी तब्दील हो गए, तो इन तब्दीलियों को कैसा देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इमरान। देखिए, वसीम खान को मेरे हिसाब से जब एहसान मानी साहब ने एक्सटेंशन का मना किया था, उसके दूसरे दिन सबसे पहले इनका रिजिग्नेशन आना चाहिए था, बिकॉज वही इनको लाए थे और इनकी जितनी भी चीज़ें थी टोटल फेलियर हो गए। मैं खैर यही समझता हूँ। तो उनका इस्तीफ़ा नहीं आया। फिर हमने कहा कि पता नहीं, शायद अंदरूनी कुछ है कि शायद इनको फरवरी तक, जब तक इनका टेन्योर है, जब तक इनको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन कल जो मीटिंग हुई, इख्तियारात की बातें और एक्सटेंशन ना देने की बातें, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मिसबा और वकार तो खैर पहले ही अपनी जान छुड़ा के चले गए थे, हालांकि चाहे उनके ऊपर प्रेशर था या नहीं था। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की जो बात होती है कि आपको लीड करना चाहिए था उस वक्त तक, जब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं हो जाता था। अब वसीम खान साहब की जो बात आ रही है, कल मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देख भी रहा था वर्जन भी, कि बड़ा म्यूचुअली एग्रीमेंट के तहत वो गए हैं। उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया, इन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। किस चीज़ का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पहले तो मुझे बताएं। कोई वसीम खान के दौर में कोई पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। मुनीर साहब देखें, टेस्ट क्रिकेट आई पाकिस्तान में, PSL 5 पूरा पाकिस्तान में हुआ, जहाँ एक तरफ नाकामियाँ हैं, न्यूजीलैंड गई, इंग्लैंड गई, ज़रूर उनकी नाकामी है, लेकिन एक तरफ कुछ कामयाबियाँ भी हैं उनकी। डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी उन्होंने बेहतरीन। मुझे ये बताइए कि इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की टीम आएगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, नहीं आई ना, किसी भी रीज़न से, बहरहाल आई नहीं। साउथ अफ्रीका से तो खैर उन्होंने सीरीज एक की। PSL तो होना ही था ना, PSL के वसीम खान नहीं होता तो इनेकाद नहीं होता, PSL का इनेकाद तो होना था। वसीम खान की जो मुझे चीज़ पर अफसोस है, वो 2-3 चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें। एक तो ये कि आपने इतने सारे इख्तियारात एक शख्स को क्यों दिए, उसको बेताज बादशाह क्यों बनाया। फिर जब आपकी T20 में नंबर 1 टीम थी तो उस वक्त जाके आपने फोर्स किया सरफराज अहमद को कि आप रिज़ाइन दें वरना आपको हम फिर टर्मिनेट कर देंगे। बाहर आके फिर उन्होंने बरतरफ करके उनको ना सिर्फ कप्तानी से हटाया बल्कि टीम से बैठाया। उसके बाद डिबैकल शुरू हुआ है। अब देखें ना, T20 टीम नंबर 1 से नंबर 4 पर चली गई थी और मिसबा को सारे इख्तियार देना, बहुत उस वक्त भी मीडिया में बहुत शोर मचा था कि एक शख्स को सारे इख्तियार नहीं दिए थे। ये आज तक किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव के दौर में नहीं हुआ। रमीज़ राजा खुद भी रहे हैं। ये हम देखते हैं जिस तरह वसीम खान आए थे उसके बाद फ़ौरन हमने तब्दीलियां देखी, हेड कोच नया और बॉलिंग कोच नया, कप्तान तब्दील कर दिया। अब रमीज़ राजा आए,
फिर तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। ये शख्सियात हम बदलते हैं, पॉलिसियों का तसलसल अगर हो और उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए तो नहीं समझते कि नताइज बेहतर हो सकते हैं? देखिए यार, जो भी आता है जैसे अगर वसीम खान आए थे, उन्होंने, मुझे नहीं समझ ही नहीं आई आज तक किसी को, क्यों सरफराज अहमद या जिसको भी आप कह लें, अब आप वो तो ये कहते हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है, ये तो चेयरमैन पीसीबी के इख्तियार में था कि वो सरफराज अहमद को हटाते, हालांकि मामला सारे वो देख रहे थे। क्यों कोई भी जब एक आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक भौचाल आता है और तब्दीलियों पे तब्दीलियां हमें देखने को मिलती हैं? देखिए, ये तो तब्दीली लाई गई है ना, ये तो वसीम जब आए हैं रमीज़ राजा तो तब्दीलियाँ तो लाएंगे। अपनी टीम तो सब लाते हैं, हर जगह होता है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देख लें आप, किसी जगह देख लें, जब कोई बड़ा आता है तो वो तब्दीलियाँ तो करता है। अब वसीम खान के साथ तो चलने वाले नहीं थे रमीज़ राजा, ये तो हमें पहले से लग रहा था, बिकॉज कि रमीज़ राजा का अपना विजन है, उनका अपना रोड मैप है जो वो प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर चुके हैं, तो उनका तो चलने का सवाल नहीं। मुझे तो खुद हैरत थी कि वसीम खान को खुद स्टेप डाउन कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद वो किसी और दुनिया में रह रहे थे कि जी मैं चलता रहूँगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ना मुझे चीज़ों में समझ में नहीं आती ना, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो के उनको ये कैसे कह सकते हैं कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कोचिंग कर सकते हैं? जब एक पाकिस्तान का हेड कोच है तो यहीं पर कंट्रडिक्शन आ गई ना यार। आप खुद बरबला आके उन्होंने टेलीविजन पर कहा है कि हमने इजाज़त दी है कि मिसबाहुल हक को कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कोचिंग कर सकते हैं। फिर मिसबाहुल हक हैं कि वो भी कुछ चीज़ों का नहीं समझ रहे हैं। बच्चे नहीं हो यार, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हो, सबसे कामयाब कप्तान, टेस्ट के बहुत बड़े प्लेयर, इस हद तक तो मिसबा की बहुत खिदमत हैं, लेकिन जहाँ कप्तानी की या कोचिंग की जहाँ बात आई वहाँ पे आप सारे चीज़ें लें और अब एक एक करके पता चला कि हर चीज़ गलत थी। नतीजा आप खुद ही बैकआउट करते गए ना। पहले आपने उनको चीफ सेलेक्टर से हटाया, उसके बाद आपने आखिर में उधर रह गया तो खुद छोड़ के चले गए, कुछ भी नहीं बचा था। सब नज़र आ रहा था कि इनके सारे जो डिसीशंस हैं वो सब नाकाम हुए। जब मिसबा नाकाम हुए तो इसका मतलब है कि वसीम खान नाकाम। वसीम खान ने सारा इनके ऊपर भरोसा किया था। एक आदमी, अब देखें इमरान आप हैं, आप किसी बड़ी जगह पे लगते हैं, आप किसी को देते हैं चार्ज और वो नहीं चला पाता तो इसका मतलब है आपका भी फेलियर है। अब उसको माने या ना माने, हमारे यहाँ कोई मानता नहीं है, लेकिन फेलियर तो हुआ है। चले फेलियर हुआ या वो कामयाब हुए ये वक्त आगे बताता रहेगा। रज़ा, रमीज़ राजा अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, सुना ये कि आकिब जावेद से उन्होंने मुलाकात की लाहौर में, और आकिब जावेद का सुन के लोगों को हैरानगी भी हुई क्योंकि काफ़ी साल हो गए उनके पास एक पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को वो आगे इतना अच्छा नहीं कर पाए। लाहौर कलंदर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं होती, अच्छी टीम होती है लेकिन नताइज पता नहीं वो क्या हो जाता है। हेड कोच वो हैं 5-6 साल से, तो क्या समझते हैं उनको किसी चीज़ का ओहदा देना किस बुनियाद पर दिया जाएगा? क्या उनका तजर्बा है? तो क्या समझते हैं वो कोई बेहतरी कर सकते हैं अगर कोई अहम जिम्मेदारी उनको दी जाती है? देखें, सबसे पहले तो इस बात रमीज़ राजा जो अपने चेंजेस कर रहे हैं, जिसमें मुनीर साहब ने बोला, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई भी नया आता है तो वो चेंजेस करता है और मेरे ख्याल से उनका हक भी है। उनको जिस पे भरोसा है तो उनको ही अपने साथ रखना चाहिए, ताकि कल को ये जवाब ना हो कि भाई ये मैं भरोसे का बंदा नहीं। भरोसा फैंस को भी होना चाहिए ना थोड़ा। देखें, फैंस तो जज्बाती होते हैं ना। फैंस तो अभी देखें आप वसीम खान, जिस तरह वसीम खान, आप फैंस से पूछ लें वसीम खान के तो बहुत सारे फ़ैन हैं, वो तो जाने ही नहीं देंगे उनको। लेकिन रमीज़ राजा नहीं समझते। हालांकि रमीज़ राजा का एक इंटरव्यू है, यूट्यूब पे भी मौजूद है, उनके अकाउंट पर अगर जाके देखें, उसमें उन्होंने वसीम खान की तारीफ़ की थी। उसमें उन्होंने बोला है आप काबिल शख्स हैं, आपको होना चाहिए CEO। लेकिन अब रमीज़ राजा जैसे चार्ज में आए उन्होंने उनको हटा दिया। और दूसरी आकिब जावेद की मैं बात, जैसे आपने बात की, देखें 2 चीज़ें हैं, एक डायरेक्टर और एक कोच। बहैसियत कोच ने मेरे ख़्याल से वो लाहौर कलंदर अभी तक परफॉर्म वैसे नहीं कर सकी, लेकिन जो उनका PDB प्रोग्राम है लाहौर कलंदर्स का, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड फेमस माना जाता है और उससे काफ़ी प्लेयर्स सामने भी आए। अब उनकी ग्रूमिंग किस तरीके से हुई, क्योंकि हर साल मेरे ख्याल से एक न एक नाम तो लाजमी सामने आता है लाहौर कलंदर से, लेकिन जितनी तेज़ी से सामने आता है उतनी तेज़ी से गायब भी हो जाते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जैसे हारिस रऊफ़ हो गया है, वो अभी तक पाकिस्तान टीम तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो ये अभी देखना होगा कि उनको ओहदा क्या, डायरेक्टर क्रिकेट बना के उनको क्या, उनसे क्या काम लिया जाता है। तो अगर इसी टाइप का काम होगा जिस तरीके से लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम का था, तो मेरे ख्याल से उसमें वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एज अ कोच मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा मुनीर साहब, पुराने क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो चीफ सेलेक्टर जो हैं मोहम्मद वसीम,
सिर्फ वही अब बाकी रहे हैं। क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद उनकी भी विकेट गिरने वाली है, नताइज देखकर जो है वो इनका भी फैसला हो जाएगा? बातें तो बहुत दिनों से हो रही हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद मोहम्मद वसीम अब कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब हम भी इंतज़ार में हैं कि कब तक ये चीज़ें चलती हैं। अभी जो टीम जो चेंजेस की हम सुन रहे हैं, जाहिर है मोहम्मद वसीम ही वो चेंजेस करेंगे। अब कहने पे करेंगे, पहले भी आपको पता है जो टीम अनाउंस हुई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, वो भी उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां हुई थी और वो भी रवींद्र राजा साहब का इन्फ्लुएंस उसमें शामिल था, उन्होंने उसको डिफेंड भी किया था बाद में। और अगर चेंजेस होती हैं तो होंगी। हम बात कर रहे थे तब्दीलियों की। अगर देखें तब्दीली अब किसी को क्या पता है कि अगर ये डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आते हैं आकिब जावेद तो ये भी चला पाते हैं, यानी कल ये भी फेलियर हो जाते हैं, लेकिन आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं और आपको कोई ना कोई तो आके ठीक करेगा ना यार, नहीं तो फिर क्या हम क्या पाकिस्तान में क्रिकेट जैसा मकबूल खेल कोई और तो नहीं है, क्या उसको भी हम ज़वाल पजीर कर देंगे दीगर खेलों की तरह? तो संभालना तो है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ आके किसी ने संभालनी है ताकि ये चीज़ें चलें। ये जो पिछला बोर्ड था, आई एम सॉरी नहीं चला पाया बहुत। जितनी हम पढ़े लिखे होना, सारी चीज़ होना, उनकी शख्सियत पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो लंकाशायर हैं, वो वॉरकशायर काउंटी से खेल चुके हैं, इंग्लैंड अंडर 19 खेल चुके हैं, वसीम खान, सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन शायद यहाँ का वो माहौल नहीं था। दुबई में जब सेकंड लेग होने वाला था PSL का, आपको पता है रोज़ खबर आ रही थी, आज वीज़ा मिल गया, आज वीज़ा नहीं मिला, 6-7 दिन 8 दिन तक बिल्कुल जिसे कहते हैं पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होगा। लेकिन जैसे ही फाइनल हुआ कि जी PSL में सब इंतजाम हो गए, सेकंड डे ये पहुंच गए थे अबू धाबी, व्हिच इज रॉन्ग। ठीक, तो मोहम्मद वसीम का मुस्तकबिल होगा ये तो चलें वर्ल्ड कप के बाद ही पता लगेगा। प्रोग्राम रिप्ले में एक ब्रेक शामिल करने का वक्त है और उसके बाद जो है वो बॉक्सर नादिर बलोच हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में, तो उनसे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करेंगे, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नादिर बलोच, जो मुल्क की सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। नादिर, किस तरह आपका ये सफ़र शुरू हुआ और कितने अभी तक आप इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर टाइटल जीत चुके हैं, ज़रा अपने बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, तो आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। मैंने काफ़ी इवेंटें खेले हैं, डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल लेवल में, एमेचर में मैंने लातादाद इवेंट खेले हैं, जिसमें मैंने सिल्वर, ब्रॉन्ज और इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल मैंने हासिल किए हैं। इसके बाद मैंने अपना कैरियर प्रोफेशनल की तरफ कदम रखा है। इसके मैंने 10 बाउटे खेले हैं, जो इस वक्त 9 लॉसेस 9 ड्रा, अनडिफीटेड अपने वेट कैटेगरी में। और मेरे पास UBO यूनिवर्सल टाइटल, इंटरनेशनल टाइटल है, जिसे मैंने तंजानिया को विन किया है। इसके अलावा मेरे पास 4 डोमेस्टिक टाइटल है, जो मैंने इंटरनेशनल भी फाइटर थे, अफगानिस्तान को उनको विन किया। इसके अलावा मेरे पास 2 WBC टाइटल है, एक शोल्डर बेल्ट है WBC वर्ल्ड शोल्डर बेल्ट, जिसको मैंने अफगानिस्तान को विन किया है। इसके अलावा जो मेरा लास्ट इवेंट था 19 दिसंबर लाहौर कॉर्नर हाउस में, और WBC टाइटल मैंने मेडलिस्ट जो मैंने विन किया है अफ़गानी को नॉकआउट करके, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है इस वक्त। अच्छा, दुनिया भर में आप जाते हैं, ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े ये इवेंट्स होते हैं, दुनिया भर के बॉक्सर आते हैं, उसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ती होगी, तो उसमें ज़ाहिर फंड्स चाहिए होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट आपको इस हवाले से कोई सपोर्ट करती है, या जितने भी आपने अभी तक इवेंट्स खेले हैं नेशनल या इंटरनेशनल, वो अपने ही तौर पे खेलें? ऐसा है कि पहले जो एमेचर में थे हम लोग, वो फेडरेशन की तरफ से जो मामला होते थे, इंटरनेशनल टूर्स वगैरह होते थे, कैंपिंग वगैरह होता था,
जब प्रोफेशनल की तरफ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि इंडिविजुअली हो जाता है प्रोफेशनल। आपको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होगी, अगर हुकूमती सतह पर अगर उनकी सपोर्ट होगी तो वो अलग बात। मगर यहाँ ऐसा है कि हुकूमती सतह पर तो किसी का तवज्जो ही नहीं है। इतना बड़ा टाइटल मैंने पाकिस्तान के लिए लाया है और इसके अलावा भी बहुत सारे अनडिफिटेड चैम्पियन इस वक्त रह चुका हूँ, मैं हूँ अभी भी, तो अपनी फ़ाइटों की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का इशू डेली आता रहता है। अभी लास्ट टाइम भी मैंने किस तरह फिर मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? मैं बेसिकली मैं पाकिस्तान रेंजर को रिप्रेजेंट करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ वहाँ पर एज अ बॉक्सर्स। तो उनकी तरफ से मुझे सैलरीज वगैरह मिल जाते हैं, तो उनकी मतलब मेरी रूटीन चलती रहती है। और बहुत सारे मैंने कंपनीज़ को मैंने अप्रोच करने की कोशिश की है, वो नहीं मिले। अभी मुझे एक कंपनी मिली है टॉप सिटी, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने यकीन दहानी दी है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके जो इवेंट आएंगे, जितनी भी आपने मुश्किलात का सामना किया है, कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा होंगे आपके लिए। वसीम जो हमारे बॉक्सर हैं वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आलमी सतह पर, उनकी तरफ से कोई आपको हेल्प मिलती है, कोई टिप्स मिलती है, या कभी उन्होंने आपको इनवाइट किया कि बाहर आएँ ट्रेनिंग करें? नहीं, वो बेसिकली वो मेरे हम दोनों पार्टनर रह चुके हैं तकरीबन 8 साल लगातार पाकिस्तान टीम में। मुख्तलिफ टूर्स मैंने साथ में किए, हम दोनों डिफरेंट वेट कैटेगरी के थे। वो मुझसे छोटे वेट कैटेगरी में था, मैं बड़े वेट कैटेगरी में था। और वो जब उसने प्रोफेशनल में कदम रखा तो मैंने भी सोचा मैं भी प्रोफेशनल की तरफ जाऊँ। माशाल्लाह उसे अच्छा स्पॉन्सर्स मिले और पाकिस्तानी हुकूमती सतह पर उसको बड़ा सपोर्ट मिला, प्रमोशन मिले, बहुत मतलब आईलैंड क्रेप टूर्स के लिए बहुत चीज़ हुए। मैंने कोशिश की, मैंने उससे बातचीत भी की कि मेरे लिए आप कुछ मामला क्रिएट करें कि मेरे लिए भी आसानी पैदा हो, मैं भी निकल जाऊं। तो जाहिर सी बात है कोई प्लेयर होगा वो अपने कोशिश में लगा होगा, वो दूसरों की तरफ कहाँ देखेगा। वो जाहिर सी बात है उसने अपना जो मेहनत किया वो सोचता है कि पहले मैं ही आगे निकल जाऊँ, फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचा जाएगा। मैं तो अपनी मदद आपके तहत कोशिश में हूँ और अल्लाह ताला ने इस मकाम तक पहुँचाया। अभी आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। चलें, कोशिश में लगे रहें। नादिर, ब्रेक का वक्त हुए, ब्रेक के बाद आके जो है वो नादिर से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और बॉक्सर नादिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमने बात की नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से। नादिर, अगला क्या आपका इवेंट है और क्या आपने टारगेट अपने लिए गोल सेट किए हैं कि आपने कहाँ तक जाना है, कि किस हद तक पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट करना है, कितना आप समझते हैं कि अभी आप में दमखम बाकी है? देखो, जज्बा तो बहुत हैं, बंदा खुद को भी देखता है कि बैकग्राउंड में क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इंशाल्लाह मेरी फ़ोकस है कि मैं WBC, जब मैंने मेडलिस्ट विन किया तो मेरा फोकस गोल ये है कि मैं WBC वर्ल्ड टाइटल विन करूं। और इसके अलावा WBO, IBF जो वर्ल्ड टाइटल होते हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं वो टाइटल है मेरी सोच। वहीं जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब उसके लिए ऐसा है कि मैं एक्टिव रहना ज़रूरी है। हमें गेम में कंटिन्यू, जैसे हम जो हमारा क्रिकेट का मैदान होता है वहाँ खेलना ज़रूरी होता है। जो मेरा ये है कि इवेंट में जाना ज़रूरी है। जितने भी इवेंट खेलता रहूँगा मेरी परफॉर्मेंस जाती रहेगी, तो मैं रैंकिंग बढ़ता रहेगा, तो उस रैंक तक मैं जाऊँगा, तब मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ, वो मुझे चैलेंज कर सकते हैं इवेंटों के लिए। और हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है, PBC, अब्दुल रशीद बलोच जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, उनका शुक्रगुजार है, उन्होंने मुझे बड़ा प्रमोट किया। और हमारे कलीम अहमद आज़ाद हैं, वो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी मुझे बड़ी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं बॉक्सिंग के हवाले से और प्रोफेशनल सतह पर। लास्ट टाइम इवेंट किया था आमिर खान ने, उन्होंने सपोर्ट किया। अभी इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह ताला में और हिम्मत और ताकत दें मज़ीद चीज़ें अचीव करने के लिए। और हुकूमती सतह पर भी अगर किसी के तवज्जो हो हमारे ऊपर, तो अभी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे टॉप सिटी के कंपनीज़ वगैरह हैं, वो उनकी तरफ से तो सपोर्ट है। अगर हुकूमती सतह पर सपोर्ट होगी तो हमारे लेवल पाकिस्तान में बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा मुनीर साहब, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल पैसे नहीं मिलते इन फेडरेशंस को? जो बॉक्सिंग फेडरेशन है या दीगर जो हॉकी फेडरेशन, दीगर जो छोटे खेल हैं क्रिकेट को हटाकर, पैसे मिलते हैं लेकिन पैसे वो नीचे तक नहीं आ पाते, इसकी क्या वजह है? और दूसरा आखिर में मैं ये पूछूंगा कि बॉक्सिंग और स्नूकर हमारे एक ऐसा खेल है जिसमें
कामयाबियां हमारी हैं, मुतअद्दिद कामयाबियां हैं। अभी भी हम देखें कि रेड बुल का जो वर्ल्ड कप हुआ है स्नूकर में, उसमें हमारे एथलीट जो है वो फाइनल तक गए। तो क्या समझते हैं कुछ 3-4 खेल ऐसे आइडेंटिफाई करने चाहिए जिनको ज़्यादा तवज्जो दे हुकूमत? मैं बहुत देर से इनको सुन भी रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी इनसे बात हुई थी, तो लियारी से इनका ताल्लुक़ है, पैशनेट तो नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक सरकारी सतह पर है वो तो हम हमेशा, मालूम है आपने बिल्कुल सही कहा कि फेडरेशंस को ग्रांट मिलती हैं लेकिन वो प्रॉपर शायद डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, जो बहुत बड़ा अलमिया है हमारा हर खेल यहाँ तक नहीं आ पाती, यहाँ तक नहीं आ पाती। ये भी इनको भी अगर शिकायत है तो बिल्कुल सही है, और आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो भी कंसर्न इदारा है वो इनको देखे, प्रोमोट करे। ये वो लोग हैं जो मुल्क के लिए अपने, देखिए लियारी जैसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ है जहाँ से बॉक्सर भी आपको मिलते हैं, फुटबॉल के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं, लेकिन ग्रांट नहीं होने की वजह से, हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से ये आगे नहीं आते हैं। अब ये जिस तरह बता रहे हैं कि दुबई जाएंगे, वहाँ पे इनके इवेंट है, इंटरनेशनल में, प्रोफेशनल में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं, अनडिफेटेड हैं, और जिस तरह से अगर इनको थोड़ा सा सहारा मिल जाए ना, थोड़ा सा हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए, तो मेरे ख्याल ये बड़ा टैलेंट हमारे लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि अपने तौर से इन्होंने अपने आप को किया है, किसी के सहारे के बगैर, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। चलें, बिल्कुल मनीष साहब, उम्मीद करते हैं कि नादिर बलोच और इस तरह के जो दीगर एथलीट्स हैं हुकूमत की तरफ से थोड़ी ज़्यादा तवज्जो मिले, ताकि इंटरनेशनल जो मुकाबले होते हैं वहाँ ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो ये था आज का प्रोग्राम रिप्ले। कल एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।